चलिए दोस्तों, तो बजरंगबली का नाम लेकर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारा आंसर राइटिंग का डे 40 क्लास यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है, बहुत टू द पॉइंट प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगभग लगभग सभी एस्पिरेंट का जो कंटेंट होगा आंसर राइटिंग में वो लगभग सिमिलर होगा। ठीक है, अंतर यहाँ पर क्या आता है कि कौन अपने आंसर का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से कर रहा है, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से कर रहा है। तो आज की जो पूरी क्लास होगी हम लोग प्रेजेंटेशन पर डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में ऐसे आते हैं जो कि हमारे लिए बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो इन बाउंसर प्रश्नों को कैसे टैकल करना है ये भी आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, फिर हम लोग आंसर राइटिंग पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश। 125 शब्द का यहाँ पर यह प्रश्न दिया गया है। ध्यान देना, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आयोग ने ऑलरेडी 2018 की मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मैं बार बार कह रहा हूं चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अच्छा ये अगर मैं प्रेजेंट टाइम सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आप लोगों का एक नया पेपर ऐड हुआ है, जीएस पेपर 6। ठीक है, जीएस पेपर 6 का अगर आपने 13th नंबर पॉइंट देखा होगा, क्या कहता है, ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। पहली बात तो सिलेबस के हर पॉइंट याद होने चाहिए। मैं अपनी हर क्लास में सिलेबस आप लोगों को याद कराने का प्रयास करा रहा हूं। ठीक है, तो 13 नंबर पॉइंट याद रखो, आप लोगों का है ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। जहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंतर्गत इरिगेशन वाले टॉपिक को भी कवर किया था। ठीक है, सिंचाई वाले टॉपिक को भी हमने यहीं से कवर किया था। इसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक आपके सिलेबस में ही मेंशन है। मेंशन क्या है भाई, मिनरल, खनिज। जैसे बहुत सारे लोग इस प्रश्न को देकर के ये सोचे होंगे, ठीक है, कि सर ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि केवल याद करना है। इतना कौन याद करता है कि यूपी में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कैसे कोई लिखेगा। ठीक है, तो बात समझना, एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में एक सब टॉपिक एग्जामिनर ने मेंशन किया है। कई बार एग्जामिनर आपके सिलेबस से ऐसे पॉइंट्स पिक करता है जो कि सिलेबस में लिखे नहीं होते, वो बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा गया है एग्जैक्टली, तो वो तो पढ़ना ही है भाई, उससे तो भाग नहीं सकते आप। ठीक है, तो मिनरल आपके टॉपिक एक मेंशन यहाँ पर है। तो खनिज के बारे में आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि यूपी में कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनका प्रयोग किन इंडस्ट्रीज में होता है, और सरकार यहाँ पे कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आ रही है, क्या काम कर रही है। ये सारे टॉपिक से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है भाई, स्टार्ट करें आगे। अब समझो, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो क्वेश्चन है बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं, मानो आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, ये क्वेश्चन आपके सामने आया और आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, आपके लिए प्रश्न क्या हो गया, बाउंसर हो गया। तो अब ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे, थोड़ा इस बात पर डिस्कस करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन आपको देना है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझना, आपके एग्जाम हॉल में जो 3 घंटे का पेपर होता है, उस 3 घंटे के पेपर में आपको मिलते हैं 180 में। ठीक है, और आपको लिखना रहता है यहाँ पर 10 सॉल्ट क्वेश्चन के आंसर, और आप लोग को 10 लिखना रहता है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, ये आपका अप्रोच होता है। जो सॉल्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके 125 शब्द वाले होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आपके 200 शब्द वाले यहाँ पर होते हैं। एक बात बहुत क्लियर समझना, आप मेंस की परीक्षा में एक भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं आ सकते। आपके पास ये चांस ही अवेलेबल नहीं है, इसको अपने दिमाग से हटा दो। आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मानो आपके पास लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो एसडीएम सौरभ सर आए हुए थे हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बहुत एक सिंपल सी बात बोली कि देखो भाई, अगर आपके पास लास्ट में 10 मिनट का समय बच रहा है, ठीक है, 10 मिनट का समय बच रहा है, और आपके पास 2 क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बचा हुआ है, तो मैं सिंपल सजेशन ये दूंगा कि आप दोनों ही क्वेश्चन पर 5-5 मिनट का समय दीजिए और अपने आंसर को लिख करके आइए। छोड़िए किसी भी प्रश्न को मत। ये बिल्कुल मत सोचो कि 10 मिनट बचा हुआ तो एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख देते हैं और एक क्वेश्चन को छोड़ते नहीं भाई। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 5-5 मिनट का समय दो। केवल इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में कुछ कुछ पोर्शन आप उड़ा सकते हो, जैसे आप कंक्लूजन मानो उड़ा दियो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन भी आपको लग रहा है कि बहुत छोटा लिख देना, बस एक लाइन का लिख करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो। पहली प्रायोरिटी तो आप लोग की ये होनी चाहिए। तो ऐसे बाउंसर्स क्वेश्चन को भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या, पूछा कि यूपी में पाए जाने वाले जो मिनरल्स है उनका आप लोगों को विवरण देना है। हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन, हम ये लिखेंगे ना भाई कि यूपी में खनिज कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं कुछ प्रकार के इंट्रोडक्शन बता रहा हूं जिसके संदर्भ में आपको कोई फैक्ट याद होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है। ऐसे इंट्रोडक्शन एक बार ध्यान में रखो, अगर कुछ ना याद आ रहा हो तो ये चीजें तो लिखनी ही लिखनी है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है, कोई नया बिंदु यहाँ पर नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना भाई। पहला जो इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं, जो पहले प्रकार का इंट्रोडक्शन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि हम क्या बताएं कि जो खनिज होते हैं ना,
खनिज का रोल क्या होता है, ठीक है, या फिर खनिज होते क्या है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मिनरल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, ठीक है। जो खनिज है वो एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जिनका किसी भी समाज में, किसी भी राज्य के अंतर्गत, आप बता दो यहाँ पर किसी भी राज्य के अंतर्गत उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में बहुत ही क्रूशियल रोल है। तो आपने यहाँ पर क्या बता दिया कि इसका रोल क्या है, क्या रोल है भाई, ये देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल है, ठीक है। आपने एक ये पॉइंट ऐड कर दिया अपने इंट्रोडक्शन की, एक लाइन तो आपकी कंप्लीट हो गया, और आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है भाई। आपने क्या बताया, आपने बताया कि जो खनिज होते हैं वो किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। अगर मैं, अब इसके बाद आप लिख दो, अगर मैं नहीं, अब ये बात कर दो कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र पाया जाता है वो आपका जो साउदर्न हाईलैंड से जो दक्षिणी उच्च भूमियां हैं, जैसे कि बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको ये बात तो पता ही होगी ना कि भाई देखो यूपी में जो गया है गंगा जमुना का जो पूरा दोआब वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो लगभग 80-90% एरिया को कवर कर रहा होता है, उस क्षेत्र में मिनरल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। एक सिंपल सी बात समझना, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, आपको जो साउदर्न हाईलैंड वाला पूरा क्षेत्र है, जो दक्षिणी उच्च भूमि वाला पूरा क्षेत्र है, बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, इन सब क्षेत्रों में विंध्य श्रेणी का जो पूरा रीजन पड़ता है, उस क्षेत्र में आपके मिनरल्स यूपी में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख दो कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो ज्यादा खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके दक्षिण उच्च भूमि में, जैसे कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और ये, ठीक है। तो आपका एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर बहुत शानदार कंप्लीट हो गया। आपने टू द पॉइंट चीजें लिखा, आपने बताया कि मिनरल्स का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है और यूपी में कहाँ कहाँ पर मुख्यतः पाया जाता है, आपने ये बात यहाँ पर मेंशन कर, एक तरह का इंट्रोडक्शन हो गया। इसमें कोई भी फैक्ट आपको पता होने की आवश्यकता नहीं थी, कोई भी नया बिंदु को पता होने की आवश्यकता नहीं थी, आपने बस लिखा है, ठीक है। और यही फॉलो आप लोगों को करना है स्ट्रक्चर अपने आंसर राइटिंग में, जब बाउंसर क्वेश्चन आए लिखो, ठीक है। और ऐसी लिखने की प्रैक्टिस पता है कब डेवलप होगी, जब आप लगातार आंसर राइटिंग कर रहे हो। आज 40 डे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, 40 क्वेश्चन तो मैंने यूट्यूब पर करा दिया आप लोगों के साथ, ठीक है। मतलब मैंने से मतलब है मैं और निशान सर, ठीक है, टीम की बात मैं कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर आपके साथ 40 प्रश्न डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा अगर आपने प्रयास बैच ज्वाइन किया आंसर राइटिंग वाला हमारा, तो उसमें अभी 25 दिन पूरा होने जा रहा है, ठीक है, 23 से 24 दिन हो चुका है, तो करीब 40 से 50 क्वेश्चन वहां पर हमने करा दिया है, 40 क्वेश्चन वहां पर, 40 क्वेश्चन यहाँ पर, 80 क्वेश्चन हो गया है। नया एक दो बैच अभी और आने वाला है प्रीलिम से पहले, तो आप उसमें भी आंसर राइटिंग कर लो, तो 100-150 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर अच्छे से हो जाएंगे, तो हम जबरदस्त तैयार हो जाएंगे। तो आंसर राइटिंग इस प्रकार से आपको करनी पड़ेगी, तभी ऐसे इंट्रोडक्शन लिखने की आदत आपकी बनेगी। और समझो भाई क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हम लोग, एक इंट्रोडक्शन ये दे सकते हैं कि जो यूपी है, यूपी में मुख्यतः इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक मिनरल्स डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया भाई, मैंने कहा इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, प्रीलिम्स में पढ़ते हो ना आप लोग, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं, वो मुख्यतः यही चट्टानें जो होती है खनिजों का क्षेत्र पाई जाती है, ठीक है। तो भारत, उत्तर प्रदेश में क्या है कि इन क्षेत्रों में जनरली ये जो चट्टानें हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ये चट्टानें आपको बुंदेलखंड के रीजन्स में देखने को मिलती है, तो वहां पर मुख्यतः उत्तर प्रदेश से खनिज पाए जाते हैं। एक पॉइंट आप ये भी बता सकते हो। और समझो भाई, एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोग ये दे सकते हो कि अगर हम खनिज के दृष्टिकोण से बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत ही निर्धन राज्य है। हाँ समझिएगा, खनिज के दृष्टिकोण से, मिनरल्स के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का है एक निर्धन राज्य है। अगर मैं यहाँ पर एक आंकड़ा ऐड करूँ, अच्छा ये आंकड़ा याद कर लेना अगर नहीं पता है तो, ठीक है। हालांकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर राइटिंग में इस पॉइंट को यूज किया हुआ है, ठीक है। क्या कि भारत के, ठीक है, भारत के कुल खनिज मूल्य का, ठीक है, कुल खनिज मूल्य का 2 से 3%, ठीक है, 2 से 3% जो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आपने यहाँ पर क्या किया, एक फैक्ट यहाँ पर लिख करके यूपी के बारे में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। आपने ये लिखा कि उत्तर प्रदेश खनिज के दृष्टिकोण से एक बहुत ही निर्धन राज्य है, भारत के कुल खनिज मूल्य का 2 से 3% यूपी में पाया जाता है। अब ये इंट्रोडक्शन सॉलिड इंट्रोडक्शन है, ठीक है, 20 शब्द का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, और एकदम बेस्ट इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर अगर आपको जो नंबर मिलेगा ना, उसकी तो मतलब पूछना नहीं, जबरदस्त नंबर है, ठीक है। तो ऐसे अगर एक सिंपल सा फैक्ट याद कर लो, अब समझना, आज के बाद मिनरल पर कोई भी प्रश्न बनकर के आए, कोई भी प्रश्न बनकर के आए, अगर यूपी में मिनरल पर प्रश्न बनकर के आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन तो ऐसा इंट्रोडक्शन है जो कि आप हर प्रकार के टॉपिक में यहाँ पर क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। बात क्लियर हो गया ना, तो ये पॉइंट तो याद होना ही चाहिए। और समझो भाई,
क्यों निर्धन राज्य है, थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी एक अलग प्रकार के इंट्रोडक्शन में आप यूज कर सकते हो कि भाई यूपी की अगर हम भूगर्भिक संरचना की बात करें तो यूपी के भूगर्भिक संरचना में जो जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है, ठीक है, जो जलोढ़ मतलब एलुवियल डिपॉजिट का जो क्षेत्र है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अभी कहेंगे सर ये क्या डिस्कस करने लगा आप, ठीक है, तो एलुवियल डिपॉजिट का जो क्षेत्र है वो क्या है, यूपी के लगभग लगभग 2/3 एरिया में पाया जाता है, ठीक है, 2/3 एरिया में जलोढ़ निक्षेप एलुवियल डिपॉजिट पाया जाता है। ऐसी यूपी की भूगर्भिक संरचना यहाँ पर, ठीक है। अब चूंकि ये जो पूरा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में खनिजों का अभाव देखने को मिलता है, यही कारण है कि यूपी क्या है आपका, ठीक है, यूपी क्या है आपका मिनरल्स के संदर्भ में एक पुअर स्टेट माना जाता है। एक पॉइंट आप ये भी बता सकते हो। अगला इंट्रोडक्शन सोचो क्या लिख सकते हैं भाई, हम ये लिख सकते हैं कि यूपी जो है, ठीक है, हालांकि ये पॉइंट हमने पहले ही बता दिया था कि यूपी जो है, यूपी के जो साउदर्न हाईलैंड वाले क्षेत्र हैं, बिंदस्टडी बुंदेलखंड, और इनके साथ साथ, अच्छा यहाँ पर एक पॉइंट में छूट गया, इस पॉइंट को आप मेंशन कर लेना है, इनके साथ साथ जो शिवालिक का जो गिरिपादी क्षेत्र, जो फुट हिल्स एरिया है, ठीक है, तो हिमालय के सबसे निचले स्टेट जो हिस्सा है, हिमालय के निचले हिस्से में, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है, कुछ कुछ हिस्सा इसका, ठीक है, शिवालिक का जो पूरा फुट हिल्स वाला एरिया, भाबर तराई वाला रीजन में डिस्कस किया था। भाबर वाले रीजन में क्या है, आपको कुछ कुछ मिनरल्स देखने को वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ मिनरल्स देखने को आपको वहां पर मिल जाते हैं। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बुंदेलखंड, बिंद श्रेणी, इनके साथ साथ आपको हिमालय के फुटहिल्स वाले एरिया भी यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये कुछ पॉइंट हो गया। अब एक प्रकार का इंट्रोडक्शन यहाँ पर और समझो, ये भी मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, तो कोशिश करना इस फैक्ट को भी नोट कर लेना, ठीक। फैक्ट ये कि अगर हम यूपी की, ठीक है, यूपी की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी की बात करें, ठीक है, तो यूपी की फर्स्ट मिनरल पॉलिसी के अनुसार, जो कि आई थी 1998 में, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में, ठीक है, 12 जिलों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को मिनरल बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, तो मिनरल बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है, मिनरल बाहुल मतलब यहाँ पर मिनरल पाया जाता है, ठीक है, मिनरल बाहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर करीब करीब 25 प्रकार के मिनरल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो 12 जिले हो गए, 25 प्रकार के मिनरल हो गए। एक फैक्ट ये हो गया, ये आंकड़ा मैंने कहाँ से लिया, तो फर्स्ट मिनरल पॉलिसी 1998 से लिया हुआ है। इस आंकड़े का प्रयोग कर सकते हो आप लोग। ये जो आंकड़ा मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया था, इसका जो सोर्स था, ठीक है, कई सारे सोर्स हैं। एक सोर्स आप ये लिख सकते हो सिंपल तौर पर कि इंडिया माइनिंग ईयरबुक जो आती है, ठीक है, फिर इंडियन स्टेटिक्स ईयरबुक जो आती है, आप उसका आंकड़ा यहाँ पर दे सकते हो, ये आंकड़ा दे सकते हो, सफिशियंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग को यहाँ पर मिल गया। 2 आंकड़े तो आपको मैंने दे दिया अभी कि 12 जिलों में 25 मिनरल पाए जाते हैं लगभग, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन का प्रकार होगा, ठीक है। हमने 5 से 6 पॉइंट डिस्कस किया। सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन जो मेरे को लगता है वो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं पता है तो पॉइंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो, नंबर मिलेगा, एकदम परेशान मत हो, ठीक है, एकदम परेशान मत हो। इसे देखो 2 चीजें हैं यार, आप खाली छोड़ करके आओ अपनी आंसर बुकलेट, या फिर उसमें ऐसे पॉइंट्स लिख करके आओ। तो खाली छोड़ने से तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ लिख करके आओ, ठीक है। और ये बेस्ट प्रकार का चीजें होती है कि आप रेंडमाइज करके चीजों को लिख रहे हो और नंबर मिलेगा यहाँ, ठीक है। चलो अब देखो भाई, क्वेश्चन चूंकि पूछा हुआ कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सभी प्रकार के खनिजों का विवरण दीजिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो सरकार की पॉलिसी है, ठीक है, सरकार ने क्या किया, उत्तर प्रदेश माइनिंग पॉलिसी 2017 लेकर के आई हुई है, ठीक है, माइनिंग पॉलिसी लेकर के आई हुई है। उस माइनिंग पॉलिसी से मैंने कुछ आंकड़े यहाँ पर उठा लिए, ठीक है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले लिया है। तो एक बार आप लोग देखो कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं और उन्हें कैसे हम लोग को लिखना है। एक लिखने का जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा इस पूरे अपने मेन बॉडी में, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या फॉलो करना है आप लोगों को, एक बार देखिए। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर ये सबसे बेस्ट रहता, ठीक। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते मिनरल, ठीक है, क्षेत्र किस रीजन में पाया जाता है, ठीक है, और इनका प्रयोग क्या है, या फिर संबंधित इंडस्ट्रीज, संबंधित उद्योग, ठीक है। आप एक प्रकार का ऐसे यहाँ पर टेबल बना लो सुंदर सा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है लिखने का। अगर आप ऐसे फॉर्मेटिंग कर लिए तो बड़ा अच्छा नंबर, ठीक है, ऐसे फॉर्मेटिंग कर लिए तो बड़ा अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर चीज समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा भाई, देखो इस प्रकार से आप लोगों को अपनी मेन बॉडी को फॉर्मेटिंग यहाँ पर करनी है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ ना, पैराग्राफ पॉइंट में लिखा है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली ऐसे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में मिनरल का विवरण पूछा हुआ है, तो उन्होंने केवल और केवल ये पॉइंट लिखा है ऐसे। मैंने देखा, मैंने सबकी कॉपी देखी भी, उन्होंने क्या किया, केवल ऐसे लिखा है, पॉइंट नंबर 1 कोयला, पॉइंट नंबर 2 लाइमस्टोन, पॉइंट नंबर 3 रॉक फॉस्फेट, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये, पॉइंट नंबर 5 ये, और ऐसे मिनरल्स लिख करके छोड़ दिया है। भाई उस पर नंबर नहीं मिलेगा, कुछ तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 125 शब्द का ही प्रश्न है, बट बहुत संक्षिप्त में बताओ, लेकिन कुछ बातें बताओ। जैसे कि क्या बता सकते हैं मैं समझना भाई। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने आपको मिनरल, क्षेत्र और
उनके संबंधित उद्योग। जैसे कि अब समझो कुछ कुछ मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर हम लोग अपने ऊपर टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। मतलब जो आप लोगों को लिखना है वही समझना। कोयला आपने लिखा सबसे पहले, क्या कोयला। आप यहाँ बता दो कोयला कहाँ पाया जाता है। आपको पता है कि जो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ही फेमस क्षेत्र है इसके लिए, कोयला के लिए। और ये बात आप पता है कहाँ पढ़े होगे आपने, ये बात आपने पढ़ा होगा प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पर, ठीक है, प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पर। यहाँ से क्या होता है कि ये जो कोयला है, ये कोयला आपके यूपी के कुल मिनरल का लगभग 45% भाग को कवर करता है। एक बात ये भी पॉइंट नोट कर लेना कि यूपी के कुल मिनरल का लगभग 45% भाग कोयला है, जो कि सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। अच्छी बात ये कि जो कोयला है ये हाई क्वालिटी का होता है, इसकी जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग तापीय विद्युत संयंत्रों में या फिर इसके अलावा बहुत सारे विभिन्न इंडस्ट्रीज में फ्यूल के तौर पर करते हैं। एक ये पॉइंट आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, इसका प्रयोग या फिर इससे संबंधित उद्योग, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझो भाई, और हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन या फिर जो चूना पत्थर होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। चूना पत्थर, अब समझो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये तो एक सोनभद्र में पाया ही जाता है। सोनभद्र का एक जगह है, अगर मैं नाम श्योर हूँ तो ध्यान नोट कर लेना आप लोग, कजराहट, ठीक है, सोनभद्र के कजराहट में, ठीक है। प्लस इसके अलावा अगर मैं मिर्जापुर की बात करूँ, ये मिर्जापुर वही है, ठीक है, मुन्ना भैया वाला, ठीक है, और कालीन भैया वाला। तो मिर्जापुर के, ठीक है, मिर्जापुर के कनाज, कनाज प्लस बाबूहारी क्षेत्र, ठीक है, कनाज प्लस बाबूहारी क्षेत्र में क्या है, आप लोगों का लाइमस्टोन पाया जाता है। इसका उपयोग क्या है, तो देखो लाइमस्टोन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जितने भी कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस में यूज होते हैं, ठीक है, उन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, जिसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वो भी इसी का पार्ट है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज प्लस विभिन्न कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स में हम लोग लाइमस्टोन का प्रयोग करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के कजराहट और मिर्जापुर के कनाचवा बाबूहारी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। आपने ये पॉइंट यहाँ पर लिख दिया। अब अगला समझो, हमको क्या लिखना है यहाँ पर, हमको लिखना है जिप्सम, ठीक है, हमको लिखना है यहाँ पर जिप्सम। तो जिप्सम का आप क्या बताओगे, आप बताओ कि जिप्सम यूपी का, ठीक है, यूपी का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, झांसी प्लस हमीरपुर, इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। एक आपने ये पॉइंट लिख दिया। इसके अलावा समझो भाई और क्या लिखना है हम लोग को, हम लोग को लिखना है बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। बॉक्साइट आपको पता है कि इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एल्युमिनियम प्रोडक्शन में, ठीक है, एल्युमिनियम प्रोडक्शन में हम लोग बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। और ये यूपी के, ठीक है, यूपी के बांदा प्लस ललितपुर क्षेत्र में पाया जाता है। यूपी के बांदा प्लस ललितपुर और इसके अलावा वाराणसी क्षेत्र में भी क्या है, आप लोग को ये देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा समझो और भाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप देखो यहाँ पर यूरेनियम, यूरेनियम बहुत कम जो पाया जाता है यहाँ पर, बट फिर भी यूरेनियम पाया जाता है कहाँ पर, तो यूपी के ललितपुर क्षेत्र में, ठीक है, यूपी के ललितपुर क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, विद्युत उत्पादन प्लस, आप यहाँ पर लिख भी लो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्लस एटम बम, ठीक है, एटम बम, इनके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ पर और नोट कर लो, सिलिका सैंड, ठीक है, सिलिका सैंड। अब सिलिका सैंड का प्रयोग कहाँ पर होता है और क्या होता है सिलिका सैंड, ठीक है। आपको पता है कि ये जो गंगा यमुना का पूरा क्षेत्र है, ठीक है, उस गंगा यमुना के पूरे नदी क्षेत्र में, आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना, ठीक है, गंगा यमुना का नदी क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा यमुना के पूरे नदी क्षेत्र में, जैसे बात करूँ तो आपका प्रयागराज का नैनी हो गया, ठीक है, प्रयागराज वाले समझना, प्रयागराज के नैनी क्षेत्र हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका शंकरगढ़ हो गया वहाँ पर, ठीक है, चित्रकूट हो गया, कूट हो गया। इन क्षेत्रों में क्या है, आपको सिलिका सैंड देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सिलिका सैंड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो भाई सोच लो, सेरामिक इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, जो टाइल मेकिंग इंडस्ट्री होती है, टाइल बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, सेरामिक इंडस्ट्री, तो सेरामिक इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि सिलिका सैंड का प्रयोग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा, हाँ दीजिएगा, इसके अलावा जो हमारी ग्लास बनाने वाली कंपनी होती है, ठीक है, ग्लास जैसे चूड़ी, जो चूड़ी बनती है ना, चूड़ी कहाँ पर फेमस है ग्लास वाली, शायद फिरोजाबाद में फेमस, ये फिरोजाबाद चूड़ी होती है बहुत फेमस, ठीक है। उन इंडस्ट्री क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, सिलिका सैंड का प्रयोग करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है यूपी का, उसको तो नोट कर ही लेना और बताना जरूर, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें याद भी करनी है, ठीक है। इसका मैं तो कहूँगा एक नोटबुक बना लेना, शॉर्ट नोट्स में, और लिख लेना, ठीक है। जैसे डायस्पोरा हो गया आपका, ये होता है आपका पायरोफ्लाइट, ठीक है, पायरो, स्पेलिंग कुछ गलत हो सकती है लेकिन
घबराना मत, गलत नहीं है, ठीक है। पायरोफ्लाइट, ठीक है। अब ये हो गया। तो डायस्पोरा और पायरोफ्लाइट क्या होता है देखो समझना पहले। तो डायस्पोरा के क्षेत्र में यूपी क्या है ना, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है। डायस्पोरा क्षेत्र में यूपी क्या है, एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, जबकि पायरोफ्लाइट के क्षेत्र में हम सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जो ये क्षेत्र है आपका, हम पूरा हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर, झांसी, ठीक है, ललितपुर, ललितपुर और महोबा, ठीक है, महोबा, इन क्षेत्रों में आपको डायस्पोरा और पायरोफ्लाइट देखने को मिलते हैं। इसका अलावा इनका यूटिलाइजेशन क्या है, तो ये बात समझो। इनका जो प्रयोग होता है वो पेस्टिसाइड में हम लोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर करते हैं, पेस्टिसाइड्स में करते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में करते हैं। इसके अलावा रिफैक्ट्री ब्रिक, ब्रिक आपने सुना होगा, रिफैक्ट्री ब्रिक्स, ये क्या होता है, एक प्रकार का ईटा ही होता है जो कि बहुत ही थर्मल वे में कंडक्शन को रोकता है, ठीक है। फायर ब्रिक्स भी इसको जनरली हम लोग कहते हैं, आग से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो रिफैक्ट्री ब्रिक्स के निर्माण में भी हम लोग डायस्पोरा और पायरोफ्लाइट का प्रयोग करते हैं। यूपी के सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो यही दोनों हैं, तो इन दोनों को ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। इसके अलावा आपका ये हो गया, कीटनाशक बनाने में प्रयोग किया जाता है, पेंट बनाने में इनका प्रयोग होता है, ध्यान समझिएगा, डायस्पोरा और पायरोफ्लाइट का प्रयोग पेंट बनाने में होता है, और डिटर्जेंट बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ये सारी बातें गवर्नमेंट ने अपने साइड पर खुद दिया हुआ है, ठीक है। रबड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रबड़ बनाने में प्रयोग किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक आप लोगों का डायस्पोरा और पायरोफ्लाइट के बारे में, ठीक है। तो आपने देखो कितना कितना मिनरल्स आपने देखा अभी तक, अब ने देखा यहाँ पर कोयला 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तो आपने यहीं पर देख लिया। इसके अलावा कुछ पॉइंट आप चाहो तो और नोट करो, जैसे कि बुंदेलखंड रीजन में जो झांसी ललितपुर बांदा वाला पूरा रीजन है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि यहाँ पर आप ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, सिलिका पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्शन और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड रीजन के इन क्षेत्रों में ये सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कुछ और नोट कर सकते हो, जैसे कि सैंडस्टोन ब्लॉक हो गया आपका। तो सैंडस्टोन कहाँ पर पाया जाता है, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, ललितपुर, इन क्षेत्रों में सैंडस्टोन पाया जाता है, जिनका प्रयोग हम लोग सड़क निर्माण, यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, सड़क निर्माण, मुझे यहाँ सैंडस्टोन, जिनका प्रयोग, अब मैंने कहाँ कहाँ पाया था, मैंने आपको बता दिया ना कि सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने हेतु करते हैं, सैंडस्टोन का प्रयोग सड़क के निर्माण में करते हैं, बांधों के स्लोप की जब पिचिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सैंडस्टोन की मूर्तियाँ बनती हैं। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन से यूटिलाइजेशन, इसको भी आप लोग यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट अपने नोटबुक में नोट करके तो रख ही लो। तो ये आपका क्या होगा, आपकी मिनरल्स का यहाँ पर एक लिस्ट होगा। अब समझना, सारे लिस्ट नहीं बताने, पहली बात तो इतना आपके पास समय भी नहीं है और शब्द सीमा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कम से कम 5 से 6 मिनरल्स तो जरूर बताओ, ठीक है, जिसमें कि कुछ प्रमुख मिनरल्स जिनका नाम आप लोगों को बताना चाहिए, जैसे कि कोयला, लाइमस्टोन, ठीक है, यूरेनियम, सिलिका सैंड और डायस्पोरा पायरोफ्लाइट, ठीक है। इतने के नाम तो आप लोगों को बताने ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया मैंने। अब ये आपका क्या होगा, मेन बॉडी कंप्लीट हो गया, मेन बॉडी कंप्लीट हो। देखो मैंने कहाँ से लिया चीज़ें, मैंने यहीं से चीज़ें ली हुई हैं। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये कुछ कुछ सरकार ने खुद बताया कि पायरोफ्लाइट क्या होता है, पायरोफ्लाइट कहाँ पाया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, हमीरपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका प्रयोग टाल्क पाउडर, कीटनाशक उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दिखना चाहिए कि नहीं आप लोगों को, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ठीक है, फायर ब्रिक्स, इनमें बनाने में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं पायरोफ्लाइट का। और इसके संदर्भ में यूपी जो है सेकंड लीडिंग प्रोड्यूसर माना जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ है, तो झांसी है, हमीरपुर है, ललितपुर है, ये सब क्षेत्रों में ये इसके ब्लॉक पाए जाते हैं, ठीक है। सिलिका सैंड भी यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ठीक है, प्रयागराज, चित्रकूट। प्रयोग क्या है, तो सिरेमिक टाइल इंडस्ट्री, खुर्जा ग्लास तो चूड़ी इंडस्ट्री, फिरोजाबाद, हाँ देखो फिरोजाबाद की चूड़ी फेमस होती है, बोला भी था आप लोगों से, ठीक है। तो अगर चूड़ी का भी गिफ्ट करना होगा ना, फिरोजाबाद ही करना होगा। फिरोजाबाद का कोई होगा तो बताना यार, चूड़ी उड़ी कैसे मंगाया जा सकता है वहां से, ठीक है, मंगाए कभी हम लोग भी। सीमेंट ग्रेड जो लाइम स्टोन होता है, लाइम स्टोन के बारे में सेम पॉइंट लिखा हुआ है। तो ये सारे गवर्नमेंट के साइट पर भी चीज़ें मेंशन है। मैंने क्या किया, मैंने उसको आप लोगों को एक समराइज फॉर्मेट में एक ही जगह पर मिनरल्स, उसके रीजंस, उसके प्रयोग, ये सारे पॉइंट्स मेंशन, ठीक है। यही पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिख करके आना है। टेबल फॉर्मेट में लिखोगे बहुत शानदार नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने कुछ लोगों की कॉपी देखा तो उसमें मुझे एक पॉइंट और समझ में आया, यार मैप बना सकते, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैप बनाया है, जो कि अपने में एक अच्छी बात है। अगर मैं आपको मैप यहाँ पर कुछ कुछ दिखाऊं, जैसे जो लोगों ने ड्रॉ किया था, मैंने कुछ कुछ मैप्स लिया भी है लोगों का, ठीक है, ताकि मैं सोचा कि बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पर।
तो जो मैप बनाना जरूरी है, आप लोग चाहो तो बना सकते हो, बट मैं फिर वही कहूंगा, देखो दो चीजें हैं भाई। ये जो प्रश्न है आप लोगों का 125 शब्द का ही प्रश्न है, ठीक है, 125 शब्द का ही प्रश्न है। थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन था, तो समय की यहाँ पर आपके पास बाउंडेशन भी होगा, ठीक है। अब उसमें आपको मैप भी बनाना पड़े, थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर किसी के पास समय बचता तो मैप बनाओ, अगर समय नहीं बचता तो मैप बिल्कुल मत बनाओ, बट देख लो मैप बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यूपी का मैप बनाया, इन्होंने दिखा दिया कि भाई झांसी क्षेत्र में क्या क्या पाया जा रहा है, ललितपुर क्षेत्र में क्या क्या पाया जा रहा है, महोबा, बांदा, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इन्होंने बता दिया कि कौन कौन से मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक इनका बहुत सिंपल सा मैप था। अगर कोई ध्यान से इस मैप को पढ़ेगा ना, तो उसको बहुत सारे की पॉइंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे कि ठीक है भाई, यूपी के जो खनिज संसाधन है किस क्षेत्र में कौन से पाए थे, उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सबसे अच्छा मैप बनाने का तरीका यही है, केवल मैप रैंडम नहीं बनाना है, ठीक है। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने ये बता दिया भाई कि देखो ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये रीजन क्या है, मिनरल्स खनिज मिनरल संपन्न रीजन है। इन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिया कि लाइम स्टोन ललितपुर में, कांच बालू, पोटास, कुछ कुछ ऐसे लिख दिया, पायराफ्लाइट्स, ठीक है, कोल, चूना पत्थर मिर्जापुर में, ठीक है। इन्होंने भी मैप में ही काम किया था, तो दो तीन लोगों ने मैप बनाया था, मैप अच्छा है। फिर सजेशन दूंगा, अगर टेबल फॉर्मेट बना रहे हो तो मैप की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो मैप के लिए परेशान मत होना आप लोग। लेकिन अगर आप बुलेट पॉइंट में चीज़ों को लिख रहे हो तो छोटा सा एक मैप वहां पर बना सकते हो, ठीक है। ये आपका फॉर्मेटिंग होगी, अब समझना भाई। इसके बाद निष्कर्ष क्या दिया जाए, निष्कर्ष क्या दिया जाए, एक बात ये भी समझना। अच्छा, मैंने किसी की तो कॉपी देखी थी जिसने अपने आंसर में ऐसे निष्कर्ष हेडिंग डाला हुआ था, कभी मत डालना। पहली बात तो यहाँ पर सीख ली बात, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पर कुछ कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ कुछ कंक्लूजन दे सकते हो। जैसे कि पहला कंक्लूजन आप यहाँ पर ये दे सकते हो कि इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुछ प्रीसियस मिनरल जो होते हैं, जो कुछ मूल्यवान खनिज होते हैं, उनकी भी बहुत कम मात्रा देखने को मिलती है, जैसे कि गोल्ड, ठीक है, गोल्ड एंड डायमंड, ठीक है। गोल्ड एंड डायमंड कहाँ पाया जाता है भाई, तो गोल्ड एंड डायमंड आपका जो बांदा मिर्जापुर का क्षेत्र है, ठीक है, बांदा मिर्जापुर के क्षेत्र में आपको डायमंड देखने को मिल जाता है। और गोल्ड जो है आपका, जो रामगंगा नदी और शारदा नदी के क्षेत्रों में आपको यहाँ पर सोने के निक्षेप देखने को मिल जाते हैं, बहुत कम मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप निष्कर्ष में दे दो कि इन खनिजों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य मूल्यवान खनिज भी बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोना, जो कि आपका रामगंगा और शारदा नदी के क्षेत्रों में, वहीं पर जो हीरा है आपका, वो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एक बहुत शानदार आपका कंक्लूजन ये भी है, बहुत शानदार कंक्लूजन है, ठीक, बहुत यूनिक कंक्लूजन, बहुत शानदार कंक्लूजन है। आपने मिनरल्स बताया, उसके अतिरिक्त कुछ मिनरल्स यहाँ पर आपने निष्कर्ष में भी दे दिया, ठीक है। अब समझो भाई, सेकंड क्या लिख सकते हो आप लोग, आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जो ये मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स किसी भी राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत प्रीशियस भूमिका निभा रहे होते हैं। तो सरकार को यहाँ पर ये चाहिए कि इन खनिजों का जो अन्वेषण है, क्या समझना, खनिजों का जो अन्वेषण है, ठीक है, जो माइनिंग है, जो रिसर्च है, उसमें तीव्रता ले आकर के हम महत्वपूर्ण खनिजों के व्यावसायिक दोहन के माध्यम से जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की तरफ आगे बढ़े। आपने यहाँ पर क्या किया, आपने जो सिलेबस का पहला पॉइंट था यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन, आपने उसको जोड़ दिया मिनरल्स, यूपी के ज्योग्राफी से। कैसे जोड़ा आपने कहा कि यूपी सरकार को प्रयास ये करना चाहिए कि वो खनिजों के अन्वेषण में, खनिजों के मायने में, खनिजों के रिसर्च में अपनी तीव्रता को ले आकर के जो महत्वपूर्ण खनिज है उनका व्यावसायिक दोहन को तीव्र किया जाए, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में जो उसकी महत्वाकांक्षी लक्ष्य $1 ट्रिलियन का, उसको प्राप्त कराने में मदद करा पाए, ठीक है। आपने एक कंक्लूजन यहाँ पर ये दे दिया। और क्या कंक्लूजन दे सकते हैं भाई, समझो, कंक्लूजन बहुत प्रकार का दिया जा सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे कंक्लूजन नोट करना अपने आंसर बुकलेट में, ठीक है, जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वहां पर नोट करना, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाओ तो कोई ना कोई एक तो कंक्लूजन आप यूज करके आओगे ही आओगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार ने एक माइनिंग पॉलिसी ले आया हुआ है, ठीक है, सरकार ने क्या किया हुआ है, एक माइनिंग पॉलिसी लाया है 2017 में, माइनिंग पॉलिसी लेकर के आया है 2017 में, जिसके माध्यम से सरकार यहाँ पर क्या कर रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर एक फोटो लगाया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ चीज़। सरकार ने बड़ा क्रिएटिव काम किया है यहाँ पर, मैं आपको अगर मिलता है तो मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। मैंने देखा ना कि हम लोगों ने इससे पहले अपनी क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था, 4A का टॉपिक, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने एक 4A का टॉपिक डिस्कस किया था। देखो भाई, सरकार ने उसको अपने अपने पॉलिसी के अंतर्गत मेंशन किया हुआ है। मैंने कहा कि तब तो हम लोग अपनी आंसर बुकलेट तो मेंशन कर ही सकते, जब सरकार यहाँ पर मेंशन कर दे रही है तो हम लोग अपने आंसर बुकलेट में 4A का कॉन्सेप्ट बताने से क्यों भाग रहे हैं। लिख सकते हैं प्रॉपर। देखो सरकार ने क्या लिखा हुआ है कि उपयुक्त मंत्रों के आधार पर 2017 की जो पॉलिसी बताती है कि इन मंत्रों के आधार पर, मंत्र क्या थे, तो वही कि पारदर्शिता ले आना, भ्रष्टाचार को कम करना, भागीदारी बढ़ाना, ठीक है, इफेक्टिव काम करना,
इन मंत्रों के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा खनिज सेवा के सभी निम्न तत्वों को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? अवेयरनेस बढ़ाना, जागरूकता, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच, अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, अफोर्डेबिलिटी मतलब सामर्थ्यता की बात कर रहा है, वहनीयता की बात कर रहा है यहाँ पर, और एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्वीकार्यता। ठीक है, तो ये 5A का कॉन्सेप्ट तो सरकार अपने आंसर में मेंशन कर रही है, हम लोग तो 4A ही बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मत बता सकते हो इसी प्रकार से, और ऐसे लिख भी सकते हो कि अवेयरनेस, और ऐसे ही लिखना है। जब आप कोई सजेशन दे रहे हो ना कि सरकार को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है, खनिज के विषय में जागरूकता, ब्रैकेट में लिख दो अवेयरनेस, ठीक है, रोमन में, मतलब रोमन में नहीं, देवनागरी में, हिंदी वाला देवनागरी में लिखना, ठीक है, सामान्य खाने खनिजों तक पहुंच, एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी, ब्रैकेट में आप ये ए वाले कॉन्सेप्ट बता सकते हो, बहुत शानदार नंबर देता है, और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, आई होप कि याद आ रहा होगा कि हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा सरकार यहाँ पर माइनिंग पॉलिसी 2017 लेकर के आई थी, इसके माध्यम से सरकार यहाँ पर क्या करने का प्रयास कर रही है, तो इस क्षेत्र को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इस क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है उसको कम करने का प्रयास कर रही है, इलीगल माइनिंग को रोकने का प्रयास करें, ताकि मिनरल्स का सही प्रकार से प्रयोग हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर कर सके। ये आपका एक प्रॉपर कंक्लूड यहाँ पर आंसर हो, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन कितने प्रकार का देखा, हमने इंट्रोडक्शन कितने प्रकार का देखा, हमने मेन बॉडी का प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया, और इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मैप भी देखा कि मैप कैसे लोग बना रहे हैं, ठीक है। मैप में एक बात समझना, मैप इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मैप कुछ ना कुछ जानकारी तो आपको देना ही चाहिए, बिना जानकारी दिया मैप बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल रैंडम कोई व्यक्ति ऐसा करे कि सर मैंने देखिए मैंने यूपी का मैप बना करके आया हूँ, मुझे नंबर नहीं मिला, तो इसमें बताओ ना, इसमें कुछ जानकारी एग्जामिनर को दिखनी चाहिए कि आप लिख रहे हो, ठीक है। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आंसर राइटिंग आप लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। देखो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है, बहुत सिंपल रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हमारा चैनल है, ठीक है, इस चैनल को आप लोग कम से कम अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, कम से कम एक एक व्यक्ति एक एक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये जो इस चैनल की रीच है ना वो सब तक पहुंचे। देखो हम लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फ्री में लेकर के आ रहे हैं, फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं, जैसे कि अब देखो तो इस संडे को हमारा एक एससे का हम लोग फ्री टेस्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है, मैंने अनाउंसमेंट भी कर दिया संडे को फ्री टेस्ट का। तो ये जो टेस्ट हो रहे हैं, जो काम हो रहा है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, सपोर्ट आप लोगों का बहुत जरूरी है, ठीक है। जब ये करोगे तो हम लोग को भी दिल से सुकून मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग करोगे। वीडियो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में बताना कि क्लासेस कैसी लग रही है, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कोई डाउट हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।